बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की जो वीडियो है इसमें डिफरेंट टॉपिक्स के हवाले से बात करेंगे। बहुत सारे लोग इस चीज़ की उम्मीद भी कर रहे थे और दुआएं भी की जा रही थी, और बहुत सारे एस्पायरेंट्स जो हैं वो इस वजह से उनको रिजेक्शन का सामना था कि एकेडमिक मार्क्स जो है वो हमेशा इंटरव्यू के टाइम पे उनके आड़े आ जाते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने रिटर्न में परफॉर्म किया होता है और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपना जो सारा करियर जो है वो बाद में प्लान किया होता है। लेकिन एक सेकंड डिवीज़न जो शायद मैट्रिक की सेकंड डिवीज़न हो या बीए की सेकंड डिवीज़न हो, उनके एमफिल पर भी जो है वो भारी पड़ रही है। तो इस हवाले से बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो डेस्परेट हो रहे थे, मायूस हो रहे थे। तो पीपीएससी ने आखिरकार वाइजली एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि एकेडमिक मार्क्स का उन्होंने ख़ात्मा कर दिया है। 1 जनवरी 2026 से इसका इतलाक़ हो जाएगा, और जो भी इंटरव्यू 1 जनवरी 2026 के बाद किया जाएगा उसमें किसी किस्म की एकेडमिक मार्क्स की कैलकुलेशन नहीं होगी। अच्छा जी, इस हवाले से थोड़े से आपके साथ मैं एक्सपीरियंसेस भी शेयर करता जाऊं कि मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स को इस तरह देखा है कि मैट्रिक के अंदर उनकी सेकंड डिवीज़न थी और उसके बाद रिटर्न के अंदर उनके 76 80 तक मार्क्स चले गए थे, लेकिन इसके बावजूद उनकी एलोकेशन नहीं हो सकी। और दूसरी जानिब पे ऐसे कैंडिडेट्स जिनके रिटर्न पीपीएससी का जो क्राइटेरिया है एमसीक्यूज टाइप, उसके अंदर उनके जो मार्क्स थे वो सिर्फ जो थे वो बिल्कुल उस मेरिट पे, आखिरी लोएस्ट मेरिट पे आते थे, लेकिन इसके बावजूद उनकी एलोकेशन जो है बड़ी अच्छी पोस्ट पे हो गई। मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोग कम मेहनती हैं जो एकेडमिक्स पे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, या वो लोग ज़्यादा मेहनती हैं जो सिर्फ इस पे आके पीपीएससी के टेस्ट पे आके ज़्यादा मेहनत करते हैं और आगे और पीछे रह जाते हैं। मतलब इसमें कोई मेहनत वाला एलिमेंट नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि एक जो क्राइटेरिया पीपीएससी ने सेट किया है कि ये 1 पेपर एमसीक्यूज टाइप, ये 4 पेपर जिसमें इंग्लिश उर्दू ऐसे, ये जो पेपर हैं जो ये क्वालिफाई करेगा उसके बाद हम इंटरव्यू करेंगे और उसमें जो मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट होगा उसको हम मुंतखब करेंगे, बजाय इसके कि किसी ऐसे कैंडिडेट को मुंतखब किया जाए जिसका सिर्फ एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो। इसकी वजह से क्या नुकसानात हो रहे थे? नुकसानात ये हो रहे थे कि बहुत सारी, आपने देखा होगा मल्टीपल जो ख़ास तौर पे फोर्सेस के अंदर ये चीज़ देखने में आ रही है कि लोग जो हैं वो सुसाइड कर रहे हैं, लोग जो हैं वो जीना नहीं चाह रहे। उसकी वजह क्या है? क्योंकि एकेडमिक मार्क्स सिर्फ एक क्राइटेरिया होता है, और जो लोग एकेडमिक मार्क्स अच्छे रखते हैं वो टॉप पोजीशन पे तो आ जाते हैं विदाउट स्ट्रिक्ट साइकोलॉजिकल असेसमेंट के। तो इंटरव्यू एक ऐसा क्राइटेरिया जिसमें आप कैंडिडेट की साइकोलॉजिकल असेसमेंट अच्छी तरह से कर सकते हैं, प्लस ये पता चल सकता है कि वो कैंडिडेट नर्व्स का कितना स्ट्रॉन्ग है। और सिर्फ एक इस चीज़ को बेस नहीं बनाया जाता कि एकेडमिक मार्क्स अच्छे रहे हैं तो जी ये कैंडिडेट भी बहुत अच्छा होगा, जैसा कि आम तौर पे पैनल्स का एक माइंड सेट होता है। तो मेरे ख्याल से स्ट्रॉन्ग नर्व्स वाले बंदे ही अब सिलेक्ट होंगे, ऐसे लोग सिलेक्ट होंगे जिन लोगों ने मेहनत की है अपने ऊपर, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर, शख्सियत के ऊपर, जो किरदार के मजबूत हैं, जो अपने काम के लिहाज से बहुत अच्छे हैं। और ऐसे लोग जो हैं उनको डिस्करेज किया जाएगा जो सिर्फ और सिर्फ एक सिस्टम जो चलता आ रहा है जिसमें रट्टा है, बहुत ज़्यादा रट्टा है। और एक और चीज़ इसके अंदर आपके साथ वादा करता जाऊं कि वो कैंडिडेट जिन लोगों ने आज से कुछ 10 साल पहले बीए किया और आज जो बीए कर रहे हैं, या वो कैंडिडेट जिन्होंने 10 साल पहले मैट्रिक किया और आज के जो मार्क्स है मैट्रिक के, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एग्जामिनेशन का सिस्टम टोटल चेंज हो चुका है। आप एक ही तरह से सारे कैंडिडेट्स को रेट नहीं कर सकते। तो इंटरव्यू एक अच्छा क्राइटेरिया, इंशाल्लाह इससे बहुत फ़ायदा होगा पीपीएससी को। अच्छा जी, और स्टूडेंट्स को भी बहुत इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा। दूसरे नंबर पर आपसे डिस्कस करना चाह रहा था सब इंस्पेक्टर के हवाले से, और इंशाल्लाह कुछ कमेंट्स जो हैं वो आप लोगों के उन्हीं के अंदर इंशाल्लाह इसके जो हैं वो जवाब भी आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ने डिफरेंट क्वेश्चन पूछे हैं, तो वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ जो मुझे इस वीडियो के मुनासबत से आपके साथ शेयर करने चाहिए। अच्छा जी, क्वेश्चन है कि एंक्शियसली वेटिंग फॉर द रिजल्ट। सब इंस्पेक्टर के रिजल्ट का सभी को ऑलमोस्ट बेचैनी से इंतज़ार है। मेरिट का मैं पहले ही बता चुका हूँ कि लोएस्ट मेरिट रहेगा। वो जो रीजन वाइज मेरे सामने कमेंट आते जाते हैं फिर मैं वाज़ेह तौर पे उनका भी बता देता हूँ। रिज़ल्ट इंशाल्लाह ये जो वीक, आज संडे का दिन है, ये जो वीक है फ्राइडे तक रिजल्ट जो है वो आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इंशाल्लाह रिजल्ट आ भी जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, उम्मीद है खैरियत से होंगे। सर काइंडली ये बता दें कि सरगोदा डिवीज़न का सब इंस्पेक्टर का एक्सपेक्टेड मेरिट क्या है? अच्छा जी, सरगोदा डिवीज़न जो है ये बड़ी ज़रखेज़ ज़मीन है, बहुत अच्छे सुलझे हुए लोग यहाँ पे रहते हैं, कैंडिडेट भी बहुत अच्छे हैं मेरे हिसाब से। मेरिट लेकिन इसके बावजूद क्योंकि मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, मेरिट जो है ओपन मेरिट का आपको बता देता हूँ कि 48 to 55 रहेगा, जबकि फीमेल
कोटा 45 to 50 तक रहने के चांसेस हैं। वुमेन कोटा हमेशा ही कम रहता है, इसलिए ज़्यादा परेशान आप इस हवाले से ना हो। फीमेल कैंडिडेट्स जो है वो बहुत अच्छा compete कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि एक स्पेशल कोटा है तो उस हवाले से मेरिट जो है वो लो ही रहता है। सर लाहौर का एक्सपेक्टेड मेरिट क्या होगा? लाहौर के हवाले से आपको बताता चलूँ, क्योंकि सिटी ऑफ एजुकेशन है और अनडाउटेडली पूरे पंजाब से जो स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो लाहौर ही आते हैं। बहुत सारे पोटेंशियल कैंडिडेट्स जिनका ताल्लुक इवन दूसरी डिवीज़न से है वो भी लाहौर का ही डोमिसाइल रखते हैं। ये भी मेरे इल्म में है और सबको पता ही है आपको कि जॉब के लिए जो है वो कैंडिडेट किस किस तरह से कोशिशें करते हैं। मैं नहीं समझता कि ये बुरी भी बात है, ठीक है, जिसका जहाँ पे नसीब है वो उसे मिल जाएगा। लाहौर का जो मेरिट है उसका मेरे अंदाजे के मुताबिक जो है वो 60 तक जा सकता है मेरिट जो है। लोएस्ट अगर हुआ 58-60 यहाँ तक इसका मेरिट हो जाएगा और फीमेल का मेरिट 50 to 55 होगा। इसके बाद जी मेरिट पूछा गया सर जी रावलपिंडी का फीमेल मेरिट क्या होगा? रावलपिंडी सब इंस्पेक्टर का फीमेल मेरिट जो है वो लोएस्ट होगा, एग्जैक्टली 40 मार्क्स होंगे या 42 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि रावलपिंडी एक ऐसा शहर है जहाँ से आई थिंक कैंडिडेट्स इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, बहुत कम कंपटीशन है। मल्टीपल टाइम जो है सीटें रावलपिंडी में बिल्कुल एम्प्टी गई हैं। जूनियर वार्डन आप देख सकते हैं रिज़ल्ट, और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, इवन एग्रीकल्चर, इरिगेशन, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में सीटें जो है वो खाली चली हैं। रेवेन्यू की सीटें भी खाली चली जाती हैं। रावलपिंडी में इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, बल्कि ना होने के बराबर है। तो इस हवाले से रावलपिंडी के जो मेल फीमेल हैं वो बिल्कुल परेशान ना हो। सर प्लीज़ बता दें कि शेखुपुरा रीजन का मेरिट क्या बनेगा, प्लीज़ बता दें। अच्छा जी, शेखुपुरा रीजन क्योंकि लाहौर के साथ है, पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं, 50 to 55 जो है इसका मेरिट रहने के चांसेस हैं। फीमेल कोटा इसमें जो है 48 तक ही रह सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। रिज़ल्ट कब आएगा जी? रिज़ल्ट आपको बता चुका हूँ कि रिज़ल्ट इंशाल्लाह इसी हफ्ते आ जाएगा। उसके बाद सर फैसलाबाद रीजन का मेरिट क्या होगा? फैसलाबाद का मेरिट जो है वो 50 to 55 और फीमेल कोटा 48 to 52 तक रह सकता है। उसके बाद जी सर जी 42nd ऐड आ गया है, लेकिन नायब तहसीलदार की सीट्स नहीं आई जनाब। अच्छा जी, ये आप लोगों से कहा गया था कि रिक्विजिशन की स्टेज पर है, पीपीएससी को रिक्विजिशन मौसूल होती है, लेकिन उसके बाद उसमें कुछ तब्दीलियों के लिए, सिलेबस की तब्दीलियों के लिए बाज़ दफ़ा रिक्विजिशन डिपार्टमेंट से मशवरा किया जाता है। डिपार्टमेंट अपने मशवरा इस सेंस में किया जाता है कि पीपीएससी को अगर कोई उसमें कोई इशू नज़र आ रहा होता है तो वो डिपार्टमेंट को लिखता है, डिपार्टमेंट फिर उसका रिप्लाई करता है। इस चीज़ में अक्सर का देर हो जाती है। जैसे कि एडीपीपी की सीटों के हवाले से मैंने तकरीबन आज से कोई 1.5 महीना पहले बताया था, और अभी इस ऐड में एडीपीपी की सीटें आई हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, इंशाल्लाह सीटें तो आनी हैं, लेकिन आप लोग अपनी तैयारी को ज़रूर जारी रखिए, तैयारी को कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। इन्फॉर्मेशन आप तक हम इंशाल्लाह पहुँचाते रहेंगे। उसके बाद जी अस्सलाम वालेकुम सर, काइंडली टॉक अबाउट असिस्टेंट PST Punjab Service Tribunal after the cancellation of Regularization Act. Now in advertisement 42 many posts are on regular basis. What is the status of the post? अच्छा जी, बहुत सारे यूट्यूबर्स, अच्छा हुआ ये क्वेश्चन मेरे सामने आ गया। रेगुलराइजेशन के हवाले से, परमानेंट करने के हवाले से मैं एक चीज़ आपको बता दूँ। फोर्सेस वाले जो लोग हैं, जो कि पुलिस के हवाले से, डॉल्फिन के हवाले से, किसी भी पंजाब की जो फोर्सेस हैं, FIA की बात नहीं हो रही, ना फेडरल किसी इदारे की बात हो रही है, ये सिर्फ पंजाब की बात हो रही है। पंजाब के जो मुलाजमीन हैं सिर्फ उनकी बात हो रही है। फोर्सेस के अलावा जो भी मुलाजमीन हैं वो परमानेंट हो जाएंगे। परमानेंट होने में और आपको पेंशन और रिटायरमेंट मिलने में ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पंजाब गवर्नमेंट की जो पॉलिसी वो ये है कि पेंशन और रिटायरमेंट ये ख़त्म कर दी जाए, यानी कि 31 अक्टूबर के बाद किसी भी कैंडिडेट को जो रिक्रूट होता है उसको पेंशन या रिटायरमेंट नहीं मिलेगी। अब रेगुलर भी होंगे, अब परमानेंट भी होंगे, लेकिन पे आपको लमसम बुनियादों पर मिलेगी। हो सकता है 2-3 साल बाद ये चीज़ जो है वो वाजिया हो जाए, लेकिन अभी यहाँ तक ये है कि आपको रेगुलर परमानेंट ही रिक्रूट किया जा रहा है, बट पेंशन नहीं दी जाएगी, आपको रिटायरमेंट नहीं दी जाएगी। ये डिफरेंस है। बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं वो सिर्फ अपना एक फेवरेट पॉइंट रख के इस चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं कि जी ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ऐसा नहीं है। वो एक्ट जिसकी बेस पे आपको पेंशन मिलती है, रेगुलराइजेशन एक्ट 2018 पंजाब का, वो एक्ट ही ख़त्म कर दिया गया है। उस एक्ट का रेफरेंस भी पेश नहीं हो सकता। 31 अक्टूबर के बाद उस एक्ट को बिल्कुल रिपील कर दिया गया। आप समझ लें कि वो एक्ट सफ़ा हस्ती से मिट चुका है। आप उसका रेफरेंस भी कोर्ट में नहीं ले जा सकते। कि पहले ये होता था, उन्होंने, क्योंकि कोर्ट में आप जज साहब के पास जाएंगे
उनसे कहेंगे कि जी पहले इस तरह से होता था, तो वो कहेंगे पहले ही होता था, अब ये ख़त्म हो गया 31 के बाद, अब आप ना आपको पेंशन मिलेगी ना रिटायरमेंट मिलेगी। लेकिन एक चीज़ जिस पर होप रखी जा सकती है, उम्मीद रखी जा सकती है, वो ये है कि ये तो रिजीम जो चल रहा है इसके मुताबिक ये पॉलिसी इंशाल्लाह जो फ्यूचर रिजीम अगर आता है उसकी सोच अगर डिफरेंट होती है तो उसके हिसाब से फिर आपको रिलीफ मिलेगा। लेकिन फिलवक्त रेगुलराइजेशन परमानेंट का मतलब ये है कि नौकरी आपकी पक्की है लेकिन पेंशन नहीं मिलेगी, रिटायरमेंट नहीं मिलेगी। ये वाजिया है, ये उस्मा बुखारी साहबा ने भी वाजिया कर दिया था। आपसे हो सकता है 20 साल बाद 15 साल बाद जॉब करने के गोल्डन हैंडशेक किया जाए, आपको आपके बकाया जात जो साल रह गए थे उनकी उसकी अमाउंट को जमा किया जाए, उसकी बेसिक पे को और वो आपको देकर घर भेज दिया जाए। लेकिन रेगुलर नहीं किया जाएगा उस सूरत में कि आपको रिटायरमेंट नहीं दी जाएगी और ताहयात पेंशन नहीं मिलेगी, ना आपका कोई फैमिली मेम्बर पेंशन ले सकेगा। ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद सर काइंडली टेल मी द मेरिट ऑफ डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर डिवीजन बहावलपुर, नो वन टॉक अबाउट दिस डिस्ट्रिक्ट सो फार। अच्छा जी, बहावलपुर के हवाले से मैंने लास्ट टाइम भी जो वीडियो बनाई थी वो बात की थी। बहावलपुर का जो मेरिट है, लोएस्ट मेरिट वुड बी कंसिडर्ड इन बहावलपुर, यानी कि 45 to 52 तक इसका मेरिट रहने के चांसेस हैं। मैं अच्छा मेरिट की जब बात करता हूँ ना, मेरिट का ताल्लुक कैंडिडेट से नहीं है ना उनके पोटेंशियल से है। कैंडिडेट्स बहुत अच्छे, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे जो व्यूअर्स हैं मैं ये कह सकता हूँ कि सब के सब बहुत अच्छे पढ़े लिखे आला क्वालिफाइड व्यूअर्स हैं मेरे। लेकिन इनका ताल्लुक उनकी सोच, उनकी पढ़ाई, उनकी किसी भी काबिलियत से नहीं है। ना मेरिट पे किसी की काबिलियत को परखा ही जा सकता है। मेरिट बनता है उस एक दिन में आपने किस तरह का परफॉर्म किया। कोई अच्छा परफॉर्म कर जाता है, कोई बस पूरा सूरा ही परफॉर्म करता है, तो इतना ज़्यादा कोई मसला नहीं है। एक पेपर पे किसी की काबिलियत को जज नहीं किया जा सकता, मेल फीमेल चाहे जो भी हो। अल्लाह ताला ने सबको शऊर दिया है, सबको मेहनत का जज्बा दिया है। उसके बाद सर हाउ टू गेट योर नोट्स, यदि मैं आपको अपने नोट्सों के हवाले से बता दूं, बहुत ही मुनासिब कीमत के ऊपर PDF फॉर्म के अंदर बहुत बेहतरीन नोट्स जो कि मैंने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया, अपने मुंह से तारीफ़ कर रहा हूँ। और उसकी वजह ये है कि मेरे जो स्टूडेंट हैं वो बहुत सारे माशाल्लाह उन नोट्सों को पढ़ के कामयाब हुए हैं। तो अगर आपको चाहिए हो तो मैं नंबर जो है इस वीडियो के साथ ही आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप मुझे मैसेज कीजिएगा। PDF फॉर्म में वो नोट्स, वो पेड नोट्स हैं लेकिन बहुत थोड़ी सी कीमत है उसकी। वो जस्ट इसके लिए कि आपको ये ना लगे कि टेकन फॉर ग्रांटेड आपको चीज़ मिल गई है। अच्छा जी, उसके बाद सर जी रिजल्ट कब आएगा? ACB का आ जाएगा। और जी सर गुजरांवाला का मेरिट क्या होगा? 55 मेरिट हो सकता है, 55 to 58। सर सुन रहे हैं कि सब इंस्पेक्टर की न्यू सीट्स इनके फ़ौरन बाद आएंगी, यानी कि ये जो अब पेपर हो चुका है 2 अक्टूबर को सीट्स, लास्ट डेट थी 19 अक्टूबर को पेपर हो गया, अब नई सीटें सब इंस्पेक्टर की आएंगी। जी अभी सारे सुन ही रहे हैं और जाहिर है एक प्रोसेस है रिक्रूटमेंट का। जहाँ भी पंजाब पुलिस को कमी महसूस होगी वो वहाँ पे ज़रूर रिक्रूट करेंगे। अभी फ़िलहाल अगले चंद महीनों तक इस चीज़ की कोई ख़बर नहीं है कि जल्दी सीटें आएंगी। फ़िलहाल तो ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो है ये कंप्लीट होगा, उसके बाद ही कोई इन्फॉर्मेशन इसके हवाले से इकट्ठी की जा सकती है। इंशाल्लाह जो ही पता चलेगा फिर आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन अभी ये सीटें कम अज़ कम फिल होंगी जो 300 हैं। सर अब परमानेंट नहीं किया जाएगा तो क्या कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने पर जॉब से निकाल दिया जाएगा? जी आपको 3 साल या 5 साल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर किसी भी इदारे में भर्ती किया जाएगा एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, आपको या ऑफिसर आपको रिक्रूट किया जाएगा। ऑलमोस्ट सारी सर्वेंट है, ऑफिसर नाम की नौकरी में कोई चीज़ नहीं है। मैंने आज तक ये चीज़ कहीं ऑब्जर्व नहीं की कि गवर्नमेंट सेक्टर में कोई बंदा ऑफिसर है। ठीक है आपके नाम के साथ ऑफिसर लग जाता है, बट आप हमेशा आवाम के खादम ही रहते हैं और कोई ना कोई आपके ऊपर रूल ही कर रहा होता है और प्रेशर टेंशन हमेशा इस सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में होती ही है। तो ये ऑफिसर वाला कॉन्सेप्ट अपने माइंड से काइंडली निकाल दें, आपने सर्व ही करना है जाके आवाम को। अच्छा जी, उसके बाद बात करते हैं कि परमानेंट 3 साल और 5 साल के बाद क्या आपको निकाल दिया जाएगा? 3 साल 5 साल के बाद आपकी असेसमेंट की जाएगी। जो लोग सरकारी मुलाजमीन नहीं है उन्होंने एक वर्ड नहीं सुना होगा ACR का। ACR किसी भी सरकारी मुलाजिम को इस वर्ड का पता है। ACR एक ऐसी रिपोर्ट होती है जो नॉन गजटेड और गजटेड के लिए अलग से होती है। आपके ऊपर जो आपके डायरेक्ट जो ऑफिसर होते हैं उनके पास ये इख्तियार होता है कि वो आपकी ACR को ख़राब भी कर सकते हैं और अच्छा लिख के एक्सीलेंट गुड वगैरह लिख के आपको रैंक भी कर सकते हैं। तो ये उनके हाथ में, अगर उनको आपकी कारकर्दगी सेटिस्फाइंग लगेगी तो वो आपको इंशाल्लाह जो है वो आगे ACR के साथ
परमानेंट कर देंगे। अगर उनको आपकी कारकर्दगी मुनासिब नहीं लगेगी तो 3 साल के बाद आपको नौकरी से फारिग कर दिया जाएगा, या 5 साल के बाद खुदा न खासा इस तरह के हालात बन गए, डिसिप्लिनरी इशू हो गई, कोई इंक्वायरी इस तरह की हुई कि बहुत हैवी इंक्वायरी हुई, तो आपको निकाल दिया जाएगा। उसके बाद जी सर खुशाब सरगोदा मेरिट प्लीज़। खुशाब सरगोदा आपको बताया लो मेरिट रहेगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इंशाल्लाह रिज़ल्ट आने ही वाला है। लेकिन मैं सिर्फ एक चीज़ बता दूं, बहुत सारे लोग आप अपना जब मार्क्स कैलकुलेट करते हैं तो वो अपने आप को ना थोड़ा सा वो ग्रेस मार्क्स देते रहते हैं, अच्छा ये ठीक होगा वो उसका गलत है। इस तरह नहीं होता। हमारे पास जो कीज़ हैं और जो पीपीएससी के पास कीज़ हैं उनमें बहुत फ़र्क है। अगर आपने अपने 60 नंबर काउंट किए हैं तो मे भी आपके पीपीएससी के रिज़ल्ट में जो है 55 57 आएंगे, और अगर 55 काउंट किए हैं तो वहाँ पे 50-52 तक नंबर ही आएंगे, क्योंकि उनके पास जो कीज़ हैं, जो बाहर कीज़ हैं, वो कभी भी मैच नहीं हो सकती। इवन कोई गाइड, कोई टेस्ट पेपर, कोई एडवांस की बुक भी उसको मैच नहीं कर सकती। पीपीएससी का स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया को अपनी कीज़ कभी भी किसी को नहीं देते, तो इस चीज़ पर आप थोड़ा सा मुहतात रहिएगा। अच्छा जी, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन। सर आपकी वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं, अच्छे कमेंट भी शामिल करने चाहिए, काइंडली इसी तरह मज़ीद भी गाइड करते रहें इंशाल्लाह। ज़रूर जब तक सांसें हैं आप लोगों को गाइड करते रहेंगे। आप लोगों की रहनुमाई, मदद, ये मेरी ज़िंदगी का समझ लें आप अव्वलीन तरजीहात में से है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ अगर कोई भी एक कैंडिडेट जो है वो मेरी वीडियो सुनकर कोई उसे मोटिवेशन मिलती है, आगे बढ़ने का हौसला मिलता है, तो पूरी एक फैमिली उसे सर्व होगी। उसके बाद जी जूनियर क्लर्क के पेपर के हवाले से कि सर 22 या 23 को क्या हो सकता है, बहुत सारे चांसेस हैं। अभी मैं इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें ये आपको कंफर्म करके बता दूंगा कि जूनियर क्लर्क का पेपर कब है। अच्छी सीट है, नंबर ऑफ़ सीट्स भी ज़्यादा हैं, स्टार्टिंग ली जा सकती है, सिक्योर की जा सकती है, कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम सर, अब कभी भी रेगुलर नहीं होगी, ये भी क्वेश्चन रेगुलर वाला हो चुका है। क्वेश्चन ज़्यादा जो है वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी मेरे पास। सर ऐसे का टॉपिक बता दें, कांट अफोर्ड अकेडमी फीस। एसेस के हवाले से आपको बताता चलूँ, ऐसे तैयार ना करें, थीम्स तैयार करें। थीम्स के हवाले से जैसे एजुकेशन है, फ्यूचर ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान, इस पे तैयार करें। उसके अलावा एजुकेशन इन पंजाब, उसके अलावा प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की जो एजुकेशन इन पंजाब, इस तरह हेल्थ का जो है वो थीम के हवाले से हेल्थ पे तैयार करें। इसके अलावा करप्शन थीम को जहन में रखें, पब्लिक सेक्टर में करप्शन, उसके अलावा ऑफिस में करप्शन, या करप्शन के साइकोलॉजिकल क्या नुकसान होते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको इंशाल्लाह बहुत हेल्प देंगी। उसके बाद जी बात करते हैं कि इंशाल्लाह बाकी के जो कमेंट्स हैं कुछ बहुत सारे रह गए हैं, सारे तो एक वीडियो में अगर शामिल किए फिर आप लोग बोर होना शुरू हो जाते हैं, फिर आप लोग कहते हैं कि सर इतनी लंबी वीडियो हो गई है, छोटी वीडियो बनाया करें। तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आज या कल मैं जो है वो बाकी के कमेंट्स भी शेयर कर दूँ, और जो इन्फॉर्मेशन होगी, हाँ अपकमिंग हवाले के वीडियो से जो है वो नेक्स्ट वीडियो में अपकमिंग जो जॉब्स हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी जॉब्स जो हैं वो अब आने वाली हैं। इसके साथ ही इस वीडियो के हद तक मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। और जिस भी डिवीज़न का एक्सपेक्टेड मेरिट आप जानना चाहते हो इसके नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपके कमेंट्स ही शामिल करूँगा और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी इसके अंदर ही शेयर की जाएगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, और काइंडली सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।